Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent, most merciful. आज का हमारा है लेक्चर नंबर 18, वीक 6 चल रहा है और ये वीक 6 का फाइनल लेक्चर है। और हमारा जो पहला मौजू है वो है लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स या लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो देयर आर सम प्रोडक्ट्स which are 100% biotechnological products, and they are playing very important role in the saving of human lives. और ये ज़ाहिर है बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से मैं तो उन्हीं का तज़किरा करूँगा which are given in our सिलेबस, जो क्लास 8 तक के बच्चों के लिए ज़रूरी हैं या जो उनके सिलेबस में शामिल की गई। और दो तरह की डिस्कस हैं हमारी बुक में। एक हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, यानी ऐसी प्रोडक्ट्स जो बायोटेक्नोलॉजिकल हैं और जो कि बिलोंग करती हैं प्रोटीन ग्रुप से, यानी ऐसी प्रोटीन्स जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को एक बायोसिंथेटिक मशीनरी के तौर पे इस्तेमाल करके या फंगस को एक बायोसिंथेटिक मशीनरी के तौर पे इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। तो इनमें से जो सबसे पहली है वो है इंसुलिन। ज़ाहिर है इंसुलिन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के तौर पे हम इसका पहले जिक्र कर चुके हैं और उसमें हमने सारे स्टेप्स भी पढ़े थे कि हाउ वी आइसोलेट ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम ह्यूमन क्रोमोसोम, देन वी मॉडिफाई अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड एंड वी प्रोड्यूस अ हाइब्रिड डीएनए और रिकम्बिनेंट डीएनए। ऐसा एक हाइब्रिड डीएनए हम बनाते हैं जिसमें प्लाज्मिड में ज़्यादा हिस्सा बैक्टीरियल होता है और थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादातर हिस्सा बैक्टीरियल है इस प्लाज्मिड का, और ये इंसुलिन का जीन ह्यूमन है। तो ये हाइब्रिड डीएनए है या रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये दोबारा से एक कम्बिनेशन हमने बनाया है बैक्टीरियल और इंसानी डीएनए का, खुद से बनाया। एंड देन वी री इंट्रोड्यूस इट इनटू एस्चेरिशिया कोलाई, और उस बैक्टीरियम के अंदर फिर इस जीन की क्लोनिंग होती है, बैक्टीरिया की भी कापियाँ बनती हैं, साथ इंसान के जीन की भी कापियाँ बनती हैं। और जब बैक्टीरिया बहुत सारी प्रोटीन्स पैदा करता है तो इट आल्सो प्रोड्यूसेस ह्यूमन इंसुलिन। ये ह्यूमन इंसुलिन जो है ये इंसान में डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए बड़ी अहम है। इंसान का जो पैंक्रियाज है नेचुरली इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन, एंड इंसुलिन इज अ हार्मोन प्रोटीन इन नेचर विच रेगुलेट शुगर इन ह्यूमन ब्लड। तो जब डायबिटीज़ की डिजीज़ पहले स्टडी की गई और इंसान को पता चला, तो सबसे पहले इंसान पता चला कि इंसुलिन इसके लिए ज़रूरी है। और जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट क्वांटिटीज़ ऑफ इंसुलिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट विद द यूज़ ऑफ इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। तो पिग से, काउ से या दूसरे कैटल्स के पैंक्रियाज रिमूव करके, स्लाटर करके इन एनिमल्स को पैंक्रियाज हासिल किए जाते थे और इंसुलिन उसमें से एक्सट्रैक्ट करके इंसानों को इस्तेमाल करवाई जाती। ज़ाहिर है ये इंसुलिन जो थी, चूँकि इंसान की बॉडी के बाहर की चीज़ थी, फॉरेन चीज़ थी, तो इट वाज नॉट क्वाइट आइडियल फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़ ऑल्दो इट हेल्प्ड टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। लेकिन ओवरऑल इसके साइड इफ़ेक्ट भी थे और एक्सपेंसिव भी थी, जो एनिमल पैंक्रियाज से हम इंसुलिन हासिल किया करते थे। बट व्हेन
in 1970s we were able to produce transgenic bacteria by introducing recombinant DNA into their bodies. तो इंसुलिन वो जो बैक्टीरिया ने हमारे लिए पैदा करना शुरू की, दैट वाज प्योरली ह्यूमन इंसुलिन। तो बैक्टीरिया एक आर्टिफिशियल पैंक्रियास की तरह इंसान के लिए काम करने लग गया, यानी इंसान के लिए इंसुलिन बनना शुरू हो गई जो बिल्कुल 100% ह्यूमन थी, जो कि चीप भी है और जो कि इंसान की नेचुरल इंसुलिन है, तो लिहाजा इट काजेस नो साइड इफेक्ट्स एज वेल। तो ये देखें, ये प्रोटीन्स में के ग्रुप में आएगी, क्योंकि इंसुलिन वो चीज़ है जिसे प्रोटीन कहेंगे हम, और इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से या बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक से इस प्रोडक्ट को हम हासिल कर सकते हैं और कर रहे हैं इंसुलिन। इसी तरह से एक और बड़ी फेमस ह्यूमन प्रोटीन है जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, ये हमारे ब्लड में होती है और सम ह्यूमंस कैन नॉट मेक इट नेचुरली, तो लिहाजा एल्ब्यूमिन जो है ये भी प्रोटीन है, और ह्यूमन नेचुरल प्रोटीन जो है वो लेबॉरेटरी में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके पैदा की जा रही। और ये जो एल्ब्यूमिन है ये ह्यूमन ब्लड डिजीज़ में इस्तेमाल होती है, और इंसान की बहुत सारे जो ब्लड डिसऑर्डर है ना उनको कंट्रोल करने में एल्ब्यूमिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और बड़ी फेमस प्रोटीन है, लेकिन चलें उसका जिक्र आगे आएगा इंशाल्लाह, तो इसी चैप्टर में फिर मैं उसका जिक्र बाद में करूँगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि वैक्सीन्स वी आर मेकिंग वैक्सीन्स बाय यूजिंग आवर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो वैक्सीन्स होती क्या हैं? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द वैक्सीन्स आर। वैक्सीन्स are the germs or foreign particles which can induce our bodies for immunological response to different diseases। मैं इसको छोटे बच्चों की ज़ुबान में आप लोगों के लिए यूँ कहूँगा कि वैक्सीन कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे दफाई निज़ाम को बेदार कर दे, उसे चौकन्ना कर दे। तो कोई डिज़ीज़ जब हम पे अटैक करे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वाइब्रेंट हो, पहले से एक्टिव हुआ हो और उस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सके। तो इस तरह के केमिकल्स, इस तरह की लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाएं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दें, वो वैक्सीन्स कहलाते हैं। मैं इसकी यहाँ एक स्केच बना के इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस सपोज एक ह्यूमन बीइंग है एंड वी इनोकुलेट हिम विद टेटानस बैक्टीरियम। तो टेटानस बैक्टीरियम का हमने इसको इंजेक्शन दिया है। ये जो टेटानस का बैक्टीरियम है ये या तो इनएक्टिवेटेड होगा, हम बायोलॉजी में इसको वीकर या एटेनुएटेड भी कहते हैं, या ओवरऑल किल्ड होगा। ये जब इस इंसान के जिस्म में आएगा तो वैक्सीन कहलाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम को ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे एक ट्रू हेल्दी टेटानस बैक्टीरियम बॉडी में आया, तो लिहाजा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जब इंसान का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो सम टाइम फॉर ईयर्स एंड सम टाइम्स फॉर होल लाइफ इट रिमेन्स एक्टिवेटेड। तो लिहाजा टेटानस का इसको अगर किल्ड बैक्टीरियम, वीकर बैक्टीरियम इस ह्यूमन को हम दें तो ये वैक्सीन कहलाएगा, यानी हिफाजती दवा कहलाएगा, और ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और इस तरह से ये इस शख्स का इम्यून सिस्टम जो है
वो आइंदा अगर कोई बड़े सीरियल हरकत, रैपिड और बड़े वायलेंट और जहरीले टेटनस के बैक्टीरिया भी अगर बॉडी में आएंगे तो इम्यून सिस्टम चूँकि पहले से एक्टिवेटेड है तो इट विल बी एबल टू डिफेंड अगेंस्ट दैम विद ग्रेट वाइब्रेंसी। तो इस तरह से ये जो किल्ड टेटनस बैक्टीरिया हैं ये वैक्सीन कहलाएंगे। अच्छा, अब वैक्सीन जो थी ना पहली जब बनी, मिसाल के तौर पर जो स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ दुनिया की पहली वैक्सीन बनी चीचक के ख़िलाफ़, तो फर्स्ट वैक्सीन्स वर बेस्ड ऑन द germs are the causing agents of that same disease। मिसाल के तौर पर मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसमें आजकल की वैक्सीन्स में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है। मीजल्स और मम्प्स, यानी खसरा और कानपेड़, ये वायरल डिजीज हैं और इनका हम लाइव वायरस बॉडी के अंदर इनोकुलेट करते हैं, यानी इंजेक्शन देते हैं। ये वीकर किया हुआ वायरस होता है ताकि वैक्सीन का ये रोल प्ले करे और ये ह्यूमन बीइंग जो है ना, ही कैन बिकम वैक्सीनेटेड अगेंस्ट दीज टू डिजीजेस। लेकिन समटाइम इट हैपन्स कि वो जिसको हम वैक्सीन देते हैं ये जो कि लाइव है, ज़िंदा है, मुकम्मल होल ऑर्गेनिज्म है, ये वायरस जो हम इसको दे रहे हैं होल पार्टिकल है, तो इट कैन काज दीज डिजीज़ एज वेल। हालांकि ये रेयर है लेकिन ऐसा होता है। अच्छा, इंसान ने ना इसका हाल ये सोचा है कि लाइव या मुकम्मल कंप्लीट इंटैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म को इम्यून रिस्पांस पैदा करवाने के लिए यूज़ करने की बजाय हम कुछ उस ऑर्गेनिज्म की जिसके खिलाफ इसको वैक्सीनेट करना चाहते हैं उसकी कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। मैं इसकी भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हेपेटाइटिस बी वायरस, हाँ आजकल हम इसका कुछ जीन्स लेते हैं, यानी इसका थोड़ा सा डीएनए लेते हैं, इसको यीस्ट सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो लिहाजा यीस्ट के डीएनए, यीस्ट के सेल जब डिवाइड करते हैं तो साथ ही ये हमारा जो जीन है हेपेटाइटिस बी का जो यीस्ट में हमने डाल रखा होता है, इट आल्सो डिवाइड्स। और जाहिर है इसकी जीन की प्रोडक्ट्स यानी हेपेटाइटिस बी वायरस या वायरल प्रोटीन, इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ यीस्ट। ये फिर इस यीस्ट से ये प्रोटीन हासिल की जाती है एंड इट इज़ इनोकुलेटेड और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन एज वैक्सीन। अच्छा, अब ये प्रोटीन जो है ये इट इज़ क्वाइट सेफ, यानी ये जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगी तो इट विल प्रोड्यूस इम्यून रिस्पांस, यानी बॉडी यही समझेगी कि हेपेटाइटिस बी वायरस ने अटैक किया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा एंड सम टाइम आफ्टर इट इफ लाइव पावरफुल हेपेटाइटिस बी वायरस जो कि वायलेंट हो, यानी बड़ा पॉइजनस और टॉक्सिक हो, ये भी बॉडी में आए तो इम्यून सिस्टम चूँकि एक्टिवेट हो चुका है तो बॉडी विल बी एबल टू डिफेंड अगेंस्ट इट। तो अब आप देखें ये जो प्रोटीन है हेपेटाइटिस बी वायरस की, इसको वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल करना, पहले इस वायरस के जीन को यीस्ट के अंदर ग्रो करवाना, फिर इससे हासिल करदा प्रोटीन को इंजेक्ट करना ह्यूमन बॉडी के अंदर, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर द लाइफ सेविंग। तो इंसान की ज़िंदगी को बचाने के लिए ये बड़ी सेफ वैक्सीन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस वैक्सीन से जिसमें हम लाइव वायरस होल कंप्लीट पार्टिकल यूज़ करते हैं वायरस का, उससे 100 टाइम सेफर है। इसमें बहुत रिस्क ना होने के बराबर है कि इस बंदे को हेपेटाइटिस ही हो जाए। वैक्सीन
लगाने से। तो लिहाजा आप देखें यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इंसान के रेस्क्यू पे आती है और किस तरह से हम वैक्सीन जो है वो बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं इंसानों के अंदर। इसी तरह से कुछ दूसरी बीमारियां हैं और उनमें भी लाइफ सेविंग के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इंसानों की ज़िंदगियां बचा सकती है बायोटेक्नोलॉजी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। 1908 का जो नोबेल प्राइज था एहलरिक को दिया गया, जो कि जर्मन था। उसके साथ एक रशियन भी थे। और इन लोगों ने मैजिक बुलेट्स का कंसेप्ट दिया था। उस वक्त अभी 1908 में जो इम्यूनोलॉजी के ऊपर इंसान की अंडरस्टैंडिंग थी वो आज से कम थी। और ये जो थे ना एहलरिक था, और मैकिन्टॉफ ये रशियन था, रशियन जू, और एहलरिक जर्मन था। तो 1980 का प्राइज़ इन लोगों को इसलिए दिया गया कि इन्होंने एक तो डिफ्थीरिया का ट्रीटमेंट बनाया और दूसरा दे गिव द कंसेप्ट ऑफ मैजिक बुलेट्स, यानी ऐसी मेडिसिन्स या ऐसे थेराप्यूटिक एजेंट्स विच कैन टारगेट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। इनको उसने मैजिक बुलेट्स का नाम दिया और आज हम इन मैजिक बुलेट्स को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि ख़ास तरह के एंटीजन को यानी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कंटेन, डीमोबिलाइज और डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। आप देखिए मोनोक्लोनल इसलिए इन्हें कहते हैं कि हमारे जो इम्यून सेल हैं बीटा लिम्फोसाइट्स, दे कैन प्रोड्यूस मैनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। दे कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच कैन demobilize or they can attack many types of viruses। तो अगर इस तरह की कोई एंटीबॉडी है तो वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहलाएगी। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐसी होंगी कि जो सिर्फ एक तरह के बीटा सेल से बनाई जाएं और वो सिर्फ एक तरह के एंटीजन पे अटैक करें। तो एक तरह का बी लिम्फोसाइट जिसकी हम काफ़ी सारी जनरेशन्स लेंगे, बहुत सारी उसकी कापियाँ बनेंगी और फिर वो हमारे लिए सिर्फ एक तरह के एंटीजन यानी एक तरह के डिजीज़ काजिंग बैक्टीरियम के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा करेगा। ये एंटीबॉडीज़ जो है ना इनको हम एक डिजीज़ कंट्रोलिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे एंड दे विल बी काजिंग एज कॉल्ड एज मैजिक बुलेट्स। क्योंकि ये हमारी बॉडी में अगर दी जाएंगी तो मासवाए उस जर्म को या उस डिजीज़ काजिंग एंटीजन को जिसके ख़िलाफ़ ये पैदा की गई हैं उसके अलावा ये किसी और चीज़ को छुएंगी भी नहीं, लेकिन उसको ये छोड़ेंगी नहीं जिसके ख़िलाफ़ ये बनी हैं। तो लिहाजा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं कि एक बीटा सेल को पहले, मिसाल के तौर पर कैंसर सेल के ख़िलाफ़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आजकल इस्तेमाल हो रही हैं। तो सबसे पहले एक बीटा सेल लिया जाएगा
ये बीटा लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट या बीटा लिम्फोसाइट, इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कैंसर सेल से। ये इस कैंसर सेल के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा करेगा, लेकिन इसके बहुत सारे क्लोन हासिल किए जाएंगे, यानी बहुत सारी कापियाँ बनेंगी इस सेल की। देन ऑल दीज सेल्स will produce lot of antibodies which will be able to attack only this cancer cell and nothing else। तो एंटीजन के ऊपर एक ख़ास जगह होती है जिसे एपिटोप कहते हैं। एंटीजन यानी कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर ये कैंसर सेल जो कि इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, इट विल बी कॉल्ड एज एंटीजन। तो एंटीजन के ऊपर मौजूद एपिटोप को जिसको ये अच्छी तरह पहचान लेंगी बीटा सेल, तो इस एपिटोप के ख़िलाफ़ या इस कैंसर सेल के ख़िलाफ़ या इस एंटीजन के ख़िलाफ़ बीटा सेल बहुत सारी एंटीबॉडी पैदा करेंगे, इनकी तादाद भी बढ़ाई जाएगी, ये एंटीबॉडीज हासिल की जाएंगी एंड देन दे विल बी यूज्ड एज थेराप्यूटिक एजेंट और दे विल बी क्वाइट लीगल फॉर दिस टाइप ऑफ कैंसर सेल्स। तो अगर कैंसर का वही सेल जिसके ख़िलाफ़ ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई गई हैं, ये वाली, इसको टारगेट करने के लिए इनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी सेल, कैंसर सेल इन द बॉडी। और अगर डिस्पर्स भी हुआ कैंसर, उसने मेटास्टेसिस की हो, फैला भी हुआ हो, तो जहाँ जहाँ पे भी इसके सेल होंगे ये एंटीबॉडीज़ वहाँ पहुँचेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो लिहाजा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यानी ये सिर्फ एक एंटीजन पे अटैक करें, इस तरह की एंटीबॉडीज़ मैजिक बुलेट्स कहलाती हैं। इनका कंसेप्ट बहुत पुराना है और ये आजकल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के तौर पर पैदा हो रहे हैं। ज़ाहिर इसका पूरा प्रोसेस तो मैं एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन मैंने इसकी मिसाल दी है, मैं इसको फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि ये बीटा सेल है, ये हमारे ब्लड वाइट ब्लड सेल है। असल में इसको एक कैंसर सेल से इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये इस सेल ने जब इसको अच्छी तरह पहचान लिया तो उसके बाद इसके क्लोन यानी सेल की कापियाँ हासिल की गई, फिर इन सेल को एंटीबॉडीज़ पैदा करने का मौका दिया गया। ये एंटीबॉडीज़ किसी और चीज़ पे अटैक नहीं करेंगी, ना अपनी पे ना बेगानी पे, सिर्फ इसी वाले कैंसर सेल को ये अटैक कर सकती हैं। तो लिहाजा दे आर कॉल्ड एज मैजिक बुलेट्स और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर कैंसर का जो इलाज है वो इनके यूज़ से और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 और इंशाल्लाह अब वीक नंबर 7 में हम आखिरी टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का वो पढ़ेंगे। तो होपफुली आप बच्चों ने मेरी बातें समझ ली होंगी। आप लोगों का सुनने और देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।